सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडी टुगेदर लर्न बेटर प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह आप सबका हिस्ट्री या एसएसटी एजुकेटर आप कह सकते हैं, जो मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री का जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है उसका पार्ट 5। ठीक है, जहाँ पर अभी हम जानने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। पहले हम जालियानावाला बाग मास्केर से ही हमारा मेन इवेंट चालू हुआ था जो कि 1919 से रिलेटेड था। फिर उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर हम पढ़े टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पढ़ेंगे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपका जो होगा, जो टॉपिक यहाँ पर आने वाला है वो आप पीछे के जितने टॉपिक्स थे उससे इंटरकनेक्टेड है ये चीज़। ठीक है, जितना ये मूवमेंट हो रहा था ना इंडिया में उस दौरान, वो सब पीछे से ही कनेक्टेड कुछ कुछ इवेंट थे। ठीक है, तो इसको देखने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप पहले के भी वीडियोस को आप देख चुके होंगे अच्छे से, सो डैट आपको यहाँ का जो टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत अच्छा से आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करेंगे ज़्यादा और वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये जो है आपका एसएसटी का वीडियो है, जैसे आपको पता ही है चीज़, थंबनेल में भी आप देखे होंगे। और एसएसटी में भी क्या चीज़ का, एसएसटी में ये भी हिस्ट्री का है। ठीक है, एसएसटी में हिस्ट्री का ये वीडियो होने वाला है जो कि हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, शुरुआत हो गया है हमारा। अब देखिए सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि मैं आपको पहले ही बताया, जो आपका पहले वाले जो वीडियो था उसमें टूवर्ड्स डिफरेंस समझिएगा आप। पेन चेंज कर लूँ, सेम कलर का हो जाएगा। टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, तो अब देखिए आगे का। तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आपको इससे समझ आ रहा होगा, आप एप्लीकेशन लिखते होंगे तो वहाँ योर ओबीडियंटली लिखते हैं, मतलब आपका आज्ञाकारी। ठीक है, जो आज्ञाकारी होता है उसको इंग्लिश में ओबीडियंट बोलते हैं, जो टीचर का हर बात मानता है। ठीक है, जो टीचर का हर बात नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं, डिसओबीडियंट स्टूडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए, जो कानून मानने वाले लोग थे वो ओबीडियंट लोग थे और जो कानून नहीं मानते थे वो डिसओबीडियंस लोग थे। ठीक है, तो गांधी जी यहाँ पर एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे इस पार्ट में जो हम पढ़ेंगे, या गांधी जी एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसमें वो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया जितना कानून है, जितना लॉ है, वो सारे चीज़ों को ब्रेक करेंगे वो। ठीक है, खासकर सॉल्ट लॉ को, अपना उनका जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया सॉल्ट लॉ था उसी को यहाँ पर वो ब्रेक करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पर डिकोड करेंगे आने वाले वक्त में। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ। इसको लिखने का मेरा मोटिव ये था कि आप पिछला वाले टॉपिक से अभी के टॉपिक को कंफ्यूज ना करें। पिछले वाले टॉपिक में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले का इवेंट्स का बात था। जैसे मैं आपको पहले ही बताया, सारा टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपको खुद से ही इस पर ध्यान देना होगा। थोड़ा आप पीछे के वीडियोस को अच्छे से देख लेंगे तो मैं गारंटी इतना आपको बता सकता हूँ, आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट मार्च होता क्या है आने वाले वक्त में आप अच्छे से समझ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, थोड़ा एक मिस्टेक है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी सॉल्ट वॉज पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द नेशन। गांधी जी का मानना था जो सॉल्ट है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में नमक कहते हैं। ठीक है, नमक जो है वो एक पावरफुल सिंबल है, क्योंकि आप जानते हैं जो हिंदू है वो भी नमक खाता है, जो मुस्लिम है वो भी नमक खाता है। और इंडिया में उस दौरान क्या था, हिंदू अलग मुस्लिम अलग का एक ट्रेंड चल रहा था उस दौरान। जैसे आप रील पे ट्रेंड देखते हैं उसी दौरान वहाँ पर इंडिया का जो पास्ट का जो इंडिया है उस दौरान यहाँ पर चल रहा था मुस्लिम अलग हिंदू अलग, लेकिन दोनों नमक खाते थे। तो गांधी जी को लगता था कि कहीं ना कहीं ये नमक जो है, जो सॉल्ट है, वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन दोनों को, एक मुस्लिम और एक हिंदू कम्युनिटी के लोगों को जोड़ने का। ठीक है, तो गांधी जी इसके लिए क्या किए, ब्रिटिश इस पे एक कानून लाया हुआ था जिसको सॉल्ट लॉ के नाम से आप कहीं ना कहीं सुने भी होंगे, नहीं भी सुने तो अभी आप अच्छे से इस चीज के बारे में जान जाएंगे। ठीक है,
तो देखिए गांधी जी का मानना था सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल है, ये मैं बता दिया। ऑन 31 जनवरी गांधी सेंट अ लेटर टू इरविन इन विच ही पुट 11 डिमांड्स, वन ऑफ दिस टू एबॉलिश सॉल्ट टैक्स। इरविन कौन थे, मैं लास्ट वीडियो में बताया था, फिर अभी बताता हूं। जो लॉर्ड इरविन थे, इनका पूरा नाम था लॉर्ड इरविन। ये क्या थे, ये थे वाइसरॉय। ये क्या थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय का मतलब क्या होता है मैं ये समझा दूं आपको। वाइसरॉय वो लोग होते थे जो इंडिया को, ब्रिटिश का इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे उनको वाइसरॉय कहते थे। तो उस दौरान कौन थे, लॉर्ड इरविन थे इंडिया के रिप्रेजेंटेटर, कहां पर, पार्लियामेंट ब्रिटिश का, जो वहां पर इंग्लैंड में था। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, लॉर्ड इरविन जो थे वो क्या किए, वो सॉल्ट टैक्स लागू कर दिए थे। ठीक है, और जो कि गांधी जी को बिल्कुल नहीं पसंद। एक नमक जो है हर आदमी का बेसिक नीड होता है, गांधी जी का ये मानना था। ठीक है, और नमक के ही ऊपर टैक्स लेना ये चीज गलत बात है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश क्या करता था, उसी पर टैक्स लेता था। तो गांधी जी क्या किए, 31 जनवरी को, कब, 1930 के आसपास एक लेटर लिखे, किसको, लॉर्ड इरविन को, जिसमें वो लॉर्ड इरविन के सामने 11 डिमांड रखे। ठीक है, 11 डिमांड रखे। और ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट टैक्स के बारे में बात हो रहा है और बाकी का 10 डिमांड के बारे में बात नहीं हो रहा है। 11 डिमांड के बीच में एक सॉल्ट टैक्स था। ठीक है, तो इसके बारे में ही आपको सिर्फ बात करना है, बाकी का 10 को भूल जाइए आप। ठीक है, बाकी का 10 को आप भूल जाइए कि कुछ था, सिर्फ सॉल्ट टैक्स के बारे में आपको यहाँ पे बात करना है। तो गांधी जी बात किए किसको, सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करने के बारे में। लेकिन लॉर्ड इरविन का क्या था, उनका मोटिव, उनका ये मानना था कि गांधी जी जो हैं वो बहुत वीक हैं, मतलब उनके साथ पीपल का सपोर्ट है मगर लेकिन गांधी जी बहुत वीक हैं अंदर से, क्योंकि जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं वो लोगों अलग अलग है। क्योंकि मुस्लिम वाले भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे गांधी जी को और हिंदू लोगों तो सपोर्ट करते ही थे गांधी जी को। उनको लगता था देश थोड़ा आराम से हो जाएगा, लेकिन ये हल्का लिए गांधी जी को, इसी का गलती इनको भरना पड़ा। गांधी जी क्या किए, एक उसका कोई रिस्पॉन्स अच्छा सा उनको मिला नहीं गांधी जी को। तो गांधी जी क्या किए, एक नेशन वाइड मूवमेंट फिर से लॉन्च कर दिए। फिर मैं बताता हूं, गांधी जी को वो हल्का लिए। इरविन का मानना था कि गांधी जी उतने पावरफुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका इन्फ्लुएंस हिंदुओं पर है। लेकिन वो भूल गए थे गांधी जी हैं जो कि मुस्लिम को भी जोड़कर अपने पास रखे थे। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया लेटर का। तो इरविन के खिलाफ क्या किए वो, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ क्या किए, नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च कर दिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ। नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करने के बाद वो नेशन वाइड मूवमेंट का नाम दिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, कानून नहीं मानने वाला मूवमेंट। हम ब्रिटिश को कानून कुछ नहीं मानते हैं, खासकर सॉल्ट टैक्स। ठीक है, देखिए क्या हुआ। ऑन 12 मार्च 1930, मैं पेन चेंज कर लूं। ऑन 12 मार्च 1930 गांधी विथ 78 फॉलोअर्स बिगेन अ सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। गुजरात के अंदर में, ठीक है, ये साबरमती आश्रम गांधी जी का आश्रम था। ठीक है, और दांडी एक कोस्टल रीजन है, जैसे कोस्टल रीजन बोल सकते हैं हिंदी में उसको, समुद्री तट का एरिया, जहां पे समुद्र सटता हो उसको कैसे कहते हैं, समुद्री तट। ठीक है, और कोस्टल रीजन में गुजरात का वहां तक वो जाने का प्लान किया, जहां पर दांडी वो जगह है जहां पर ब्रिटिश क्या करते थे, सॉल्ट को निकालते थे समुद्र से। सॉल्ट को समुद्र से निकालते थे, मतलब कि सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग ब्रिटिश वही दांडी रीजन में करता था। तो गांधी जी प्लान किए साबरमती आश्रम से दांडी जाएंगे अपने 78 फॉलोअर्स के साथ। क्या होता था, देखिए गांधी जी जो थे ना, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उनको कहीं ना कहीं गांधी जी को बहुत प्यार मिलता था देश से। तो गांधी जी 78 फॉलोअर्स के साथ चले, लेकिन जब दांडी में पहुंचे, साबरमती से 78 फॉलोअर चले, दांडी जब पहुंचे, वहां पहुंचते पहुंचते 50,000 लोग उनके साथ इकट्ठे हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रुप लोगों का उनके साथ चल रहा था। मैं इसका फोटो भी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा इस चीज को समझ ले। तो फिर देखिए 6 अप्रैल को गांधी जी चले, कब, 12 मार्च को, 6 अप्रैल को 1930 गांधी जी कहां पहुंचे, दांडी।
ठीक है। और क्या किए वो, ब्रोक सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ का नियम, जो ब्रिटिश का बनाया नियम था, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट वही बनाएगा और जो सॉल्ट बेचेगा वो उस पर टैक्स लेगा। ब्रिटिश का नियम ये था। अब गांधी जी क्या किए, वहां जाकर के बॉइलिंग करने लगे सी वाटर को और वहां से सॉल्ट को बनाने लगे। ठीक है, तो गांधी जी ब्रिटिश का बनाया लॉ को तोड़ दिए। ब्रिटिश का लॉ क्या था, फिर मैं बता दूं। ब्रिटिश का लॉ था कि सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश खुद बनाएगा। ठीक है, ब्रिटिश का लॉ था कि सॉल्ट ब्रिटिश खुद बनाएगा और उसको बेच करके वो उन लोगों से, जो लोग यूज करेंगे उसका सॉल्ट को, उनसे वो टैक्स लेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था आपका यहां पर चालू हो चुका था। गांधी जी ब्रिटिश का बनाया हुआ कानून को नहीं मान रहे थे और इस कारण क्या हुआ, गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का आगाज कर दिए। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का आगाज कर दिए। तो देखिए ये जो मूवमेंट जब स्प्रेड हुआ, ठीक है, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज को गांधी जी बोले बाइकआउट करने के लिए। बाइकआउट मतलब नजरअंदाज, ठीक है, जो कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी देखे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, फॉरेन क्लॉथ्स वेयर बाइकॉटेड। फिर से जो विदेशी कपड़ा था उनको बाइकआउट करा गया गांधी जी के कहने पर। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। ठीक है, तो जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मतलब जो लोग जमीन ओन करते थे, खेती करते थे उसके ऊपर, वो लोगों ने रेवेन्यू जो टैक्स जो होता था वो पे करने से मना कर दिए। ठीक है, तो और पे करने के साथ ही साथ वो चौकीदारी टैक्स को भी वहां पर मना कर दिए। ठीक है, चौकीदारी एक टैक्स होता है जो कि ब्रिटिश लेता था, प्रोटेक्शन पैसा जो आप बोलते हैं ना, हफ्ता का पैसा जो बोलते हैं, फिल्म उलिम में आप सुने होंगे, मूवी में, तो उसी तरह चौकीदारी टैक्स भी था, एक प्रोटेक्शन मनी जो कि ब्रिटिश उनको प्रोटेक्ट करता था। चौकीदार मतलब तो आपको समझ आता ही होगा, जो आपके लिए रात रात दिन दिन भर खड़े रहे, फॉर एग्जाम्पल गार्ड को ही ले लीजिए, तो उस तरह का टैक्स वो ब्रिटिश लेता था, प्रोटेक्शन टैक्स। ठीक है, विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड। तो जो विलेज के जो बड़े बड़े जो ब्रिटिश के लिए काम करते थे लोग जो थे, जैसे पंचायत में कुछ लोग ब्रिटिश के काम करते थे और कुछ लोग कुछ काम करते थे ब्रिटिश का, वो सारे के सारे रिजाइन कर दिए ब्रिटिश का पोस्ट से। फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज इन मेनी प्लेसेस। तो जंगल में जो रहने वाले लोग थे, ब्रिटिश बताया था कि जंगल का जो लकड़ी है, जो वुड है, वो सिर्फ ब्रिटिश ही यूज करेगा। अब उसको भी ब्रेक कर दिए वहां के लोग। जो ब्रिटिश का लॉ था वुड यूज करने का या फॉरेस्ट को यूज करने का, वो भी ब्रिटिश का लॉ को तोड़ दिए वहां के फॉरेस्ट के लोग। ठीक है, ठीक है, तो देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत हुआ था कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन इरविन का बेइज्जती होने लग गया अब इंग्लैंड में। इरविन क्या थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे इंग्लैंड में। अब इरविन का बेइज्जती होने लग गया इंग्लैंड में, तो इरविन को वो चीज अच्छा नहीं लगा। अब क्या हुआ यहां पर, अब देखिए कॉलिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत हो गया था, लेकिन अब मूवमेंट को बंद करना चाह रहे थे गांधी जी। क्यों, देखिए ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पीसफुल सत्याग्रहीज वेयर अटैक्ड वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर बीटन एंड अबाउट 1000 पीपल वेयर 1000 नहीं 1 लाख पीपल वेयर अरेस्टेड। ठीक है, क्या हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो लोग सत्याग्रहीज उनको कहते हैं जो सत्याग्रह में पार्ट ले। सत्याग्रह का मतलब मैं बताया था आपको पहले भी, सत्याग्रह का मतलब होता है जो ट्रूथ के लिए आप कुछ एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हो, उसको कहते हैं सत्याग्रह। सत्य के लिए आप जो मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हो और जो उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट लेते हैं उनको सत्याग्रहीज कहते हैं। ठीक है, तो जो सत्याग्रहीज थे उनको, उसमें बच्चे भी थे, मतलब औरतें थी, बच्चे थे, लड़की थी, सब थे। उन सबको लकड़ी से, मतलब कि ब्रिटिश जो लाठी चार्ज करता था उसी से लाठी चार्ज से ब्रिटिश मारा उनको। किनको, वो सत्याग्रही जो औरतें जो बच्चियां थे, ठीक है, उनको मारा और क्या किया, 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अब ब्रिटिश क्या किया, इस चीज को वायलेंट में बदल रहा था। तो व्हेन अब्दुल गफर खान वाज अरेस्टेड ऑन अप्रैल 30 ड्यू टू विच पेशावर वायलेंट इनटू इंसिडेंट्स। तो गांधी जी जैसे पूरा इंडिया को हेड करते थे, पेशावर जो आज के डेट में पाकिस्तान में है, पेशावर के लीडर थे अब्दुल गफर खान। ठीक है, अब्दुल गफर खान को जैसे ही अरेस्ट कर लिए ब्रिटिशर्स, ठीक है, अप्रैल 1930 में, उसी के साथ ही वहां पर दंगा छिड़ गया। कहां पर, पेशावर में। ये रहा पेशावर में दंगा छिड़ गया। ठीक है,
इन दिस सिचुएशन गांधी साइंड अ पैक्ट विथ लॉर्ड इरविन। अब गांधी जी को कोई रास्ता मिला ही नहीं। अब जब लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो गांधी जी को अच्छा थोड़ी लगे। गांधी जी खुद चाहते थे कि मारपीट ना हो, खुद हम आराम से ही जीत जाएं, ठीक है। लेकिन फिर भी ब्रिटिश यहाँ पे मारपीट करना चालू कर दिया था, ठीक। तो गांधी जी एक मतलब सुलह करने के लिए, मतलब एक मैटर को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो डेट रहता है 5 मार्च 1931, ठीक है, जिसमें कि लॉर्ड इरविन के साथ एक वो पैक्ट साइन करते हैं। पैक्ट का मतलब एग्रीमेंट, ठीक है, जिस पैक्ट को कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये भी लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर मैं आपको थोड़ा बोला था जैसे कि दांडी मार्च का आपको फोटो दिखाऊंगा। सॉल्ट मार्च का जो था, सॉल्ट मार्च का दूसरा नाम है दांडी मार्च, उसका मैं आपको फोटो दिखाऊंगा जैसे मैं आपको बोला था। तो ये रहा आपका सॉल्ट मार्च का फोटो। इसमें दिख रहा होगा सामने में गांधी जी हैं, इसमें सामने में गांधी जी हैं और अगल बगल में उनके फॉलोअर्स जो हैं वो लोगों ने। तो इसमें गांधी जी कितना किलोमीटर चले थे, कितना डिस्टेंस चले थे, ये भी आप लिख लीजिए आपके नॉलेज के लिए। और साथ ही एक बार देखा हूँ एग्जाम में आया भी है आपका 240 माइल्स चले थे। 240, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, अच्छे से उसको 240 माइल्स चले थे गांधी जी, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा सेशन, जिसमें कि हम लोग गांधी इरविन सबके बारे में पढ़े। और खासकर इरविन के बारे में आपको याद रखना है कि गांधी जी और इरविन के बीच में क्या सुलह जो हुआ था, और उस सुलह के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पूछता, क्योंकि वो आप लोग के स्टडीज़ करनी है, वो 12th वालों के लिए है वो। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सेशन अच्छे से समझ आया होगा। कहीं आपका कहीं डाउट ना रहा होगा, अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन सारे स्लाइड्स चाहिए, आपको जो पार्ट 5 तक हमारा हो चुका है यहाँ तक अगर आपको चाहिए, तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपलोड करके दे देंगे। चलिए पढ़ाई करते रहे और अच्छे से मार्क्स लाएं। ऑल द वेरी बेस्ट।